हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं सुरभि शर्मा लेकर आ गई हूँ सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार? नजर यूपी पंजाब की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के इलेक्शन पर। आज सबसे ज्यादा सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में रही। 3 बड़ी खबरें आज की कौन सी है, सबसे पहले उस पर नजर। पहली खबर है 5 अगस्त को आज ही के दिन 1 साल पहले राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और प्रधानमंत्री का सपना था राम मंदिर। प्रधानमंत्री वर्चुअली भी जुड़े। 1 साल में कितना काम हुआ वो भी जानना था। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे और मोदी और योगी की जोड़ी को अयोध्या से एक बिग मैसेज भी देना था। साथ ही 2022 के चुनाव पर डायरेक्ट असर भी इसका होगा। मोदी योगी का वो बिग मैसेज आखिर है क्या, आपको मैं बताऊंगी अब से थोड़ी ही देर बाद। साथ ही दूसरी बड़ी खबर, आज अखिलेश यादव का एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना। और अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार से जनता बहुत परेशान है और इस बार वो 400 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। अब बीजेपी कह रही है कि दिन में सपना देख रहे हैं अखिलेश। अब अखिलेश यादव इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्या वाकई योगी सरकार से जनता नाराज है? पूरी रिपोर्ट आपको मैं बताऊंगी। साथ ही तीसरी बड़ी खबर, बात होगी पंजाब की। प्रशांत किशोर ने कैप्टन के सलाहकार पद से दे दिया है इस्तीफा और प्रशांत किशोर को जीत की गारंटी माना जाता है। अब चुनाव से चंद महीने पहले प्रशांत किशोर का यह डिसीजन बड़ी पहेली बन गया है। डिटेल इस बारे में हमारे पास है, बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले 2022 की जीत का रास्ता अयोध्या से निकलेगा और मोदी योगी की जोड़ी ने इसका रोड मैप भी तैयार कर लिया है। आज अयोध्या राम जन्मभूमि शिलान्यास के 1 साल यहां पूरे होने पर ही योगी और मोदी के कार्यक्रम से तस्वीर और भी क्लियर हो गई है। और अयोध्या में योगी पहले हिस्से मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े। योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। इसके अलावा राम मंदिर का मॉडल भी देखा और मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। आज बीजेपी ने अयोध्या से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण दिवस भी मनाया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को राशन वितरण किया। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लाभार्थियों से संवाद भी किया। अयोध्या बीजेपी का सबसे फेवरेट पॉइंट क्यों है और 2022 के चुनाव में अयोध्या कितना इंपॉर्टेंट है, पूरी बात आपको बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के शंखनाद को सुनना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने योगी को कर्मयोगी बताया, यूपी चुनाव का एजेंडा भी बता दिया। उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकता है, इसकी चर्चा तक ही नहीं होने दी गई। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। कुछ लोग जरूर समृद्ध हुए, कुछ परिवार जरूर आगे बढ़े। इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध किया। डबल इंजन की सरकार ने यूपी के सामर्थ्य को एक संकुचित नजरिए से देखने का तरीका बदल डाला। डबल इंजन की सरकार क्या कर सकती है, यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के लोगों को अच्छे से समझाई है। अयोध्या से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना महोत्सव से गरीबों को अन्न बांटा गया है और करीब 500 लोगों को अन्न बांटा गया है। वर्चुअली प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ये कितना जरूरी भी है। कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह देश का और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग इससे सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं और यह नवंबर तक ये योजना इसी रूप में आगे बढ़ेगी। मोदी योगी की ये जोड़ी अच्छी तरह से जानती है कि वोटर वोट तभी देगा जब उसके रहने खाने की गारंटी होगी। और मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को मिल रहा है घर पर ही राशन। और अब अन्न योजना से यूपी के करीब 15 करोड़ का लाभ मिलेगा। और आज अन्न योजना के तहत ही 80 लाख से 1 करोड़ लोगों को अन्न बांटने का भी टारगेट रखा गया है। अन्न योजना में गरीब 5 किलो अनाज पर यूनिट हर महीने ले सकेंगे। अब जिस 15 करोड़ लोगों के फायदे की बात बताई जा रही है वो वोटर भी है और इसका फायदा भी बीजेपी को कैसे मिल सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। इस 15 करोड़ में सब हिंदू मुस्लिम सब हैं और जो इस योजना का लाभ उठाएंगे। लेकिन अयोध्या को मोदी और योगी के फेवरेट बनाने के पीछे यूपी की 80% हिंदू आबादी है जो अगर राम मंदिर के नाम पर एक हो गई तो यूपी चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। 2022 में बीजेपी को राम की शक्ति पर अब पूरा भरोसा है, बड़ा भरोसा है और राम नाम जपा जा रहा है। 325 सीट से ज्यादा का सपना देख रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाला सपना तो अखिलेश यादव का भी है। अखिलेश यादव ने आज कहा कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी क्योंकि योगी सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त माहौल है और योगी सरकार ने इन 4.5 साल में सिर्फ झूठ बोला है, लोगों को डराया है। अब समाजवादी साइकिल घर घर जाएगी, लोगों के डर को दूर करेगी, हर वर्ग को अपने साथ जोड़ेगी। अखिलेश यादव ने ये सारी बातें हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह को बताई। पूरी बात आप सुनिए। ये उत्साह और इसी तरह लगातार साइकिल गांव-गांव जाएगी, घर घर जाएगी, लोगों को जोड़ेगी, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेगी और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी। और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 4.5 साल से अफवाहें हुए, काम कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है, लोगों को डराया है, लोगों को अपमानित किया है, लोगों को जेल भेजा है। इस सरकार ने काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है। बीजेपी की रणनीति को भैया कैसे जवाब देंगे? आखिरी सवाल है। लगातार समाजवादी पार्टी गांव, शहर और घर घर जाएगी। सपना देखना अच्छी बात है, वो चाहे बीजेपी देखे या फिर अखिलेश यादव, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये बातें सिर्फ चुनावी जुमला हो सकती हैं क्योंकि जनता जानती है किस किस मुद्दे पर वोट करना है। बीजेपी 2022 को लेकर फुल एक्टिव मोड में है तो बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर सबको रणनीति बदलने पर भी मजबूर कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी दोनों को जवाब देने के लिए आज से निकली है। अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ से साइकिल यात्रा निकाली तो कन्नौज में डिंपल यादव ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यूपी के हर जिले में पार्टी के सीनियर नेताओं ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दी और जो घर घर जाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बनाएंगे। इसके साथ ही जनेश्वर मिश्र की जन्मभूमि बलिया में समाजवादी पार्टी ने आज से ही ब्राह्मणों को रिझाने के लिए भी प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन का आयोजन किया है। बलिया में जनेश्वर मिश्रा के घर शिवंथई से ही समाजवादी पार्टी ने पहले प्रबुद्ध जन सम्मेलन की शुरुआत की। समाजवादी पार्टी की रणनीति सिर्फ इतनी नहीं है, समाजवादी पार्टी जनता के बीच योगी सरकार के काम बनाम अखिलेश सरकार के काम को भी मुद्दा बनाएगी। आज समाजवादी पार्टी ने नया नारा भी दिया है। नारे में कहा गया है, यूपी का ये जनादेश, आ रहे हैं अखिलेश। लेकिन प्रश्न तो उनके 400 सीट वाले उस दावे को लेकर है। अब इसको अचीव कैसे करेंगे उसके बारे में अखिलेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मैनिफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है और अगर काम करने की संस्कृति रही होती तो शायद कुछ काम किए होते। आज भी वही समाजवादियों के काम उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं।
400 सीट के लिए असल में योगी सरकार अखिलेश के टारगेट पर रहेगी, जिसकी पूरी टाइमलाइन अखिलेश ने सबके सामने रख दी है। अब ये डिटेल आपके सामने है कि किस तरीके से अखिलेश का ये मानना है कि योगी सरकार कई मुद्दों पर फेल है, जिसका उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी मिलेगा। और दूसरी लहर में कोरोना में मौत का मुद्दा, कोरोना में बड़े मिसमैनेजमेंट के भी आरोप, साथ ही गंगा में लाशों का मिलना, ये भी एक बड़ा मुद्दा। अध्यापकों के साथ अन्याय का मुद्दा, रोजगार का वादा पूरा नहीं किया गया और नौजवानों में इसको लेकर नाराजगी भी है। बेगुनाहों को जेल में डालने का आरोप, साथ ही विशेष जाति को प्रताड़ित करने का भी आरोप, महिला असुरक्षा को भी मुद्दा बनाने की बात कही जा रही है। साथ ही समाजवादी सरकार के काम को अपने नाम का फीता काटने का भी मुद्दा। अब 400 सीट ऐसे लाएंगे अखिलेश। इन मुद्दों में विशेष जाति को प्रताड़ित करने की भी अखिलेश ने बात कह दी है, जिसको लेकर बीएसपी सबसे ज्यादा अब एक्टिव है। आज उन्हीं को सेट करने के लिए ही प्रतीकात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई है और ब्राह्मण सम्मेलन, जिसे प्रबुद्ध सम्मेलन नाम दिया गया है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। बलिया में उनके गांव से ये शुरुआत हुई। मंत्रोच्चारण के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की गई और स्वयं जनेश्वर मिश्र के गांव चिभंतही में प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की गई और उसी की तस्वीर भी आपके सामने है। प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी अपनी ओर लाएगी और सम्मेलन में अतिथियों को सांकेतिक रूप से महर्षि परशुराम का फरसा भी बांटा गया है और साथ ही माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्र, संतोष पांडे सहित कई बड़े ब्राह्मण सपा नेता इस दौरान यहां मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट करीब 12% है और बीएसपी पहले से ही ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। बीजेपी भी साधु संतों के जरिए इस वर्ग को लुभाने की कोशिश में है। यानी ये क्लियर है कि चुनाव तक ब्राह्मण पॉलिटिक्स फोकस में रहने वाली है। यूपी की चुनावी खबरें मैंने अभी आपको दिखाई हैं, लेकिन पंजाब से आज क्या बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है बताऊंगी। पंजाब की पॉलिटिक्स से आज बड़ी खबर आई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है और प्रशांत किशोर ने इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया है जब अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव भी है और इसी साल 1 मार्च को प्रशांत किशोर अमरिंदर सिंह के प्रिंसिपल एडवाइजर भी बने थे। उन्हें पंजाब के कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखे लेटर में प्रशांत किशोर ने क्या कहा, मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी ब्रेक लेना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेदारियों को संभालने में अब सक्षम नहीं हूं। ऐसी अटकलें हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी के साथ उनकी कई मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और पिछले 7 साल में पीके ने अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी से सबको हैरान कैसे किया। पीके का साथ होना जब अब जीत की गारंटी माना जाने लगा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीके ने मोदी के पीएम पद के अभियान की कमान संभाली थी। इसके बाद पीके और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए। पीके की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए भी रणनीति बनाई। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और इसके बाद पीके नीतीश की पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी उपाध्यक्ष भी बन गए। लेकिन जब नीतीश वापस एनडीए में आ गए तो पीके ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया। 2017 में प्रशांत किशोर ने साल 2017 में ही पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनावी अभियान की कमान भी संभाली थी और कांग्रेस को जीत दिलाने में भी मदद की थी। 2021 में पीके ने पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की भी मदद की थी। नतीजा क्या रहा आपके सामने है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।